वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारा यूपी पीसीएस 2023 के लिए सेक्शनल टेस्ट 6 है। इसमें हम ज्योग्राफी का सेक्शनल टेस्ट करेंगे। 6th to 12th क्लास की एनसीईआरटी का समरी टेस्ट है। ये बेस्ट 100 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। आप सभी को ये टेस्ट मेरे साथ अटेम्प्ट करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट डाउन करके बताना है और बहुत सारी चीजें मैंने इसमें आपसे इंटरलिंक करके कुछ स्टैटिक ज्योग्राफी से रिलेटेड, कुछ कॉन्सेप्चुअल बेसिस से रिलेटेड पूछी हैं। आप सभी को वो सारी चीजें सर्च करके जैसे मर्जी अपनी बुक से, इंटरनेट से वो सब कुछ कमेंट डाउन करना है। अगर आप अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे तो ही फायदा है हमारा आपको फ्री वीडियोस अवेलेबल कराने का। बाकी आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि चल रहा है लगातार यूपी पीसीएस 2023 के लिए, जिसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम अपने यूपी पीसीएस प्री 2023 के सेक्शनल टेस्ट 6 पे आ गए हैं। ज्योग्राफी का समरी टेस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 इसमें हमने कवर की हैं। उनके बेसिस पे ये 100 क्वेश्चंस, 100 बेस्ट क्वेश्चंस डिजाइंड हैं और वही सेम चीज करनी है आपको। पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है मेरे साथ साथ और अपना फिर फाइनल स्कोर आपको कमेंट डाउन करना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन, सोलर टेलीस्कोप, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, जिसका नाम है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, का निर्माण 2015 में किया गया था? जबलपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर माउंट आबू? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, फतेह सागर एक जगह है, ये वहां पे सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो कि लोकेटेड है। ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर टेलीस्कोप है। अब देखो इससे क्वेश्चन कितने बनेंगे। एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बना कौन रहा है? कौन बना रहा है? ये कौन बिल्ड कर रहा है? ये कर रहा है इसरो। अब आप इसरो का, मुझे इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन प्लस इसरो का स्टैब्लिशमेंट ईयर कमेंट डाउन करके बताएंगे और इसरो के पहले चेयरमैन का नाम। ये 3 चीजें आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। तो उदयपुर, फतेह सागर एक जगह है वहां पे, वहां ये टेलीस्कोप का निर्माण 2015 में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार की दृष्टि से वरुण ग्रह से बड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट दैट इज बिगर देन द प्लैनेट नेपच्यून इन टर्म्स ऑफ साइज पूछ रहा है ये। अरुण, पृथ्वी, शुक्र या ए और सी दोनों? यूरेनस, अर्थ, वीनस या फिर बोथ यूरेनस एंड वीनस? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरुण, यूरेनस। देखिए अगर हम आकार के अनुसार उनका अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर देखें तो क्या है? जुपिटर है सबसे बड़ा, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। तो उस हिसाब से जो नेपच्यून है वो किससे बड़ा है? नेपच्यून से बड़ा कौन है? यूरेनस नेपच्यून से बड़ा है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जोवियन प्लैनेट? अच्छा, आपको पता होगा कौन कौन से 2 तरह के प्लैनेट्स होते हैं। एक तो होते हैं जोवियन प्लैनेट और एक दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिन पे लाइफ संभव है। ये वो वाले प्लैनेट्स हैं। और जोवियन प्लैनेट्स बेसिकली ये हैं गैस वाले प्लैनेट्स। ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में कौन कौन से आते हैं? आपके आते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जोवियन प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वीनस, क्योंकि ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नॉट करेक्टली मैच्ड। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह, द प्लैनेट विद द लॉन्गेस्ट ईयर, वरुण, नेपच्यून। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह, द प्लैनेट विद द शॉर्टेस्ट ईयर, यूरेनस। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, शनि, प्लैनेट्स विद द मोस्ट सैटेलाइट्स, सैटर्न। सबसे छोटा ग्रह बुध, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए सबसे लंबा जो साल है वो किस पे होता है? वो वरुण पे होता है। सबसे छोटा साल किस पे होता है? वो अरुण पे नहीं होता, वो बेसिकली मरकरी पे होता है। ठीक है। किस पे होता है? मरकरी पे। और प्लैनेट विद मोस्ट सैटेलाइट, सैटर्न बिल्कुल ठीक है। और स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी।
पहले कौन सा होता था? प्लूटो, पर अब प्लूटो प्लैनेट्स की श्रेणी में नहीं आता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, फिफ्थ, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है तो इस स्थिति को अपसौर के रूप में माना जाता है। एपीहीलियन बोलते हैं ना, जब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सन का अर्थ से। ऐसी स्थिति कब होती है? इन द मिडल ऑफ विच मंथ बेसिकली, मतलब किस टाइम पे होती है, तो बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका सी, 4th of जुलाई। देखिए, एपीहीलियन और दूसरा क्या होता है? दूसरी एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन, उपसौर कहते हैं जिसको, ठीक है। ये अपसौर, वो उपसौर, पेरीहीलियन। अब थोड़ा सा देखिए, समझा देती हूं मैं आपको यहां पे। अब पेरीहीलियन में क्या होता है? जब अर्थ सबसे कम डिस्टेंस पे होती है सन से, तो ये होता है 3 जनवरी को पेरीहीलियन, और एपीहीलियन कब होता है? ये होता है 4th of जुलाई को। ये हो गया आपका उपसौर और ये हो गया आपका अपसौर, ठीक है। 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत, न्यूटन मतलब आपको बताना है पहले क्या आया, न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लैपलास का गतिक सिद्धांत, लैपलास डायनेमिक थ्योरी। विलियम व्हील का प्रगामी तरंग सिद्धांत, विलियम वेवल्स प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। अब बताएंगे आप मेरे को पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। ये अपना क्रोनोलॉजिकली ही अरेंज्ड है। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल वाला लॉ कब दिया? 1687 में। लैपलेस ने 1755 में। और विलियम वेल्स का जो प्रोग्रेसिव थ्योरी थी वो कब आई? 1833 में। तो ये मैंने आपको तीनों बता दिया। 7th क्वेश्चन, सामान्य रूप से धरातल के नीचे जाने पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में कितनी की वृद्धि होती है? नॉर्मली द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय हाउ मच फॉर एवरी 32 मीटर्स ऑफ डेप्थ, जब हम सरफेस के अंदर जाते हैं। 1 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 100 डिग्री? तो आंसर हो जाएगा इसका 1 डिग्री। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है 32 मीटर नीचे जाते जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? चलो 8th, निम्नलिखित में से किस तत्व का भूपर्पटी की संरचना में प्रतिशत सबसे अधिक है? वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट? अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या इसमें से कोई नहीं? क्या है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है देखिए क्रस्ट में, ठीक है। और एयर की बात करेंगे तो कौन सा है? कमेंट डाउन करके बताइए आप मुझे। ऑक्सीजन है लगभग 46%, ठीक है। फिर सिलिकॉन है लगभग 27%, 27.7, वही 28 के करीब। फिर आपके ये एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सब आ जाते हैं फिर बाद में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉप 2 याद रखने हैं आपको, ये हैं टॉप 2। पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन। क्लियर? 9th, रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में अधिक तीव्र होती है। मतलब हर जो यूनिट है रिक्टर स्केल पे वो कितनी इंटेंस है प्रीवियस यूनिट से। रिक्टर स्केल समझते हैं ना, कौन सी होती है? वो 10 गुना ज्यादा होती है। ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापने के काम आता है रिक्टर स्केल, पता होगा आप सभी को। तो 9th का आंसर हो जाएगा सी। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, देश, केंद्र शासित प्रदेश के सियास्मिक जोन 4 के अंतर्गत नहीं आता? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी डज नॉट कम अंडर सियास्मिक जोन 4 ऑफ द कंट्री? कौन सा नहीं आता है बताइए। 10th का आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। देखिए अब आप मुझे जोन देख लीजिए। जोन 2 होते हैं, जोन 2 जो है उसमें होगा थोड़ा सा कम तीव्रता होगी, वो 36% देश का हिस्सा उसी में आता है। और अगर हम बात करें 3 जोन की तो वो मध्यम होता है, और ये जो होता है ना 4, ये काफी अच्छा खासा जोन है, और 5 होता है अत्यधिक। तो ये जो उत्तराखंड है ये 5 में आता है, मतलब यहाँ पे संभावना बहुत ज्यादा है अर्थक्वेक आने की। 4 की बात करें, पहले 3 में देख लो, केरला, गोवा, गुजरात, यूपी, ये सब आते हैं। हमारा जो स्टेट है, अपना स्टेट याद रखना किस में आता है, 3 में आता है। और 4 की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, सिक्किम और यूपी भी आता है इसमें। और 5 की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल, उत्तराखंड, कच्छ का रण और अंडमान एंड निकोबार। तो ये कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पे बताई वो थोड़ा सा ध्यान रखना। 11th, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच पूछा है। ज्वालामुखी पूछ रहा है और कंट्रीज पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, हर साल सवाल आता है, याद रखना। तो इसमें आपका हो जाएगा माउंट पोपा इंडोनेशिया, कोटापैक्सी इक्वाडोर, माउंट एटना इटली और मायोन या फिर मेयोन फिलीपींस। तो कौन सा गलत है इसमें से? तो इसमें से गलत हो जाएगा पहला, माउंट पोपा। पोपा कहां पे है?
पोपा इज नॉट इन इंडोनेशिया, इट इज इन म्यांमार। ठीक है, बाकी सब करेक्टली मैच्ड है। चलिए, इक्वाडोर कहां पे है, कमेंट डाउन करो जरा। कोटापेक्सी कहां पे है ये? 12th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा 2022, ये हमने हमारे टेस्ट 5 में भी देखा थे। कुछ क्वेश्चंस यहां पे देख लेंगे हम। आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा कोको बीन्स तो समझते हैं ना, जिससे कॉफी बनती है, कोको बीन्स उत्पादक राज्य है। घना विश्व का सबसे बड़ा कोको बीन्स उत्पादक देश है। घना इज द लार्जेस्ट कोको बीन्स प्रोड्यूसिंग कंट्री और आंध्र प्रदेश है स्टेट। क्या है इसमें से गलत, कौन सा है इसमें से? तो इसमें से गलत हो जाएगा बी, पहला बिल्कुल ठीक है। अब घना नहीं है, कोट डिवोर, घना और फिर इंडोनेशिया। ठीक है, तो कोट दे आइवोर। ठीक है, जरा लोकेशन बताइए मुझे, कहां है इसकी, कहां पड़ता है? फिर घना है और फिर इंडोनेशिया है। और अगर स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश देख लिया आपने पहला। दूसरा बताइए, दूसरा हो जाएगा आपका केरला और फिर कर्नाटका। ठीक है, 13वां क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य पूछा। ये मैंने आपको टेस्ट 5 में भी कराया है एक क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो तो। विच इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया एज पर द लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा? तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए, आंसर हो जाएगा ए। देखिए, कॉटन के टॉप प्रोड्यूसर्स देख लीजिए आप। पहला है महाराष्ट्र, फिर है आपका गुजरात और फिर है आपका तेलंगाना। ठीक है, चलिए 14th, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार इरी रेशम, ये भी मैंने आपको बताया था, और मूगा रेशम दोनों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एरी एंड मूगा सिल्क? बताइए, सिक्किम, असम, मेघालय या फिर नागालैंड? आपका आंसर हो जाएगा बी, असम। देखिए, एरी सिल्क की बात करें, अगर हम एरी सिल्क की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, और मूगा की बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो असम और मेघालय दोनों ही पहले दूसरे स्थान पे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, असम, और दूसरा क्या है? मेघालय। फर्स्ट, सेकंड, दो भी याद रह गए तो बात बन जाएगी। 15th, भारत नवीनतम खनिज डेटा, ये किसकी बात हो रही है? लेटेस्ट मिनरल डेटा 2022। विश्व में सीमेंट प्रोडक्शन की बात हो रही है, कौन से स्थान पर है? बताइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो ये आपका हो जाएगा बी, सेकंड स्थान, सेकंड प्लेस पे है। पहला है चाइना, फिर आता है आपका इंडिया, फिर आता है आपका वियतनाम। बस टॉप याद रखिएगा, ये यहां आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सेम, लेटेस्ट मिनरल डेटा, खनिज डेटा। इनकरेक्ट पूछ रहा है। भारत में कोयले के उत्पादन में झारखंड का तीसरा स्थान है। झारखंड रैंक्स थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया। विश्व में कोयले के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। यूएसए रैंक्स सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकंड गलत है। क्यों गलत है? कोल की बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड टॉप हो गए हैं ये। तो झारखंड का क्या हो गया? थर्ड हो गया ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, तो झारखंड थर्ड हो गया। और अगर कंट्री की बात करें तो फिर चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया। तो चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, तो ये दूसरे स्थान पे नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। और टॉप पे कौन है? चाइना। सेकंड कौन है? इंडिया। तो ये कुछ कोल वगैरह के डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लिए जाते हैं पेपर में। 17th, नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादक राज्य है? कॉपर ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट सबसे ज्यादा राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? बताओ। सी, मध्य प्रदेश है इसका आंसर। और पहला मध्य प्रदेश, दूसरा क्या है? राजस्थान, और तीसरा है झारखंड। तो ये इसकी रैंक भी बता दी मैंने आपको, याद रखिएगा। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? उड़ीसा भारत का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट। क्या है? कॉपर देखा था ऊपर हमने। बताइए। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है। इंडिया इज द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बताओ। थोड़ा बोरिंग होता है ये डेटा, लेकिन देखिए आ जाते हैं पेपर में क्वेश्चन, तो प्रिपेयर तो हमें सब कुछ करना ही है। वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। 18वें का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। अब देख लीजिए जरा आप,
लेटेस्ट मिनरल डेटा की बात करें अगर, तो उड़ीसा टॉप मोस्ट है, ये बिल्कुल ठीक है, सही नहीं पूछा है ना, तो ये ठीक है और ये ठीक है। और अगर हम बात करें तो इंडिया 4th पोजीशन पे है, तीसरी पोजीशन पे नहीं है इंडिया। लॉ एस्क की बात हो रही है यहाँ पे। पहले पे कौन सा है? पहले पे ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राजील है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है। याद रहेगा? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फिर चाइना है और फिर इंडिया है। तो 4th पोजीशन पे है इंडिया, बाकी सब ठीक है। 19th 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमान, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स के अनुसार खाद्यान्न का उत्पादन कितने मिलियन टन रहा है? द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बोल रहा है, ये कितना रहा है एज पर द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स। 316, 17, 18, 19 मिलियन टन में पूछ रहा है, बताएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ए, 316 मिलियन टन। देखिए 316.06 है, तो वो बस आपको बस थोड़ा सा बेसिक फिगर याद रखना चाहिए, मोटा मोटा याद रहना चाहिए, क्योंकि वो आसपास की फिगर पूछेगा। 20वां क्वेश्चन, 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे, सेम ऑयल सीड्स बोल रहा है। अभी ये कौन सा, मतलब कितना रहा है रिकॉर्डेड, कितने मिलियन टन रहा है ऑयल सीड्स का? तो अब ये बता दीजिए आप कितना रहा है। तो ये रहा है आपका 37 मिलियन टन। अभी हमने ऊपर फूड ग्रेन देखे थे और देखिए ये ऑयल सीड्स देखे हैं, ठीक है, 37। 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन दी गई फसलों में से सबसे अधिक, मतलब इनमें से सबसे ज्यादा किस में रहा है? सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स फॉर 21-22 के हिसाब से। तो ये हो जाएगा मक्का, मतलब मक्का, दलहन, तूर, चना की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें से मक्का का रहा है, ठीक है, करीब 32.4 मिलियन टन मक्का, 32.4 मिलियन। ये मिलियन टन्स में है, याद रखना। देखो पल्सेस की बात करें तो कुछ 26 है, और तूर की बात करें तो 4 है, और चना की बात करें तो लगभग 13 है, ठीक है, ये याद रखना। 21-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार दी गई तिलहन फसलों में, तिलहन समझते हो ना, ऑयल सीड्स फसलों में निम्नलिखित में से किस तिलहन फसल का उत्पादक सबसे अधिक दर्ज किया गया? इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप थी, ये बोल रहा है वो, सेम सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स के हिसाब से। ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, रेपसीड और सरसों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोयाबीन सबसे ज्यादा थी अगर इन सब की बात करें तो देखो मूंगफली थी करीब 9.8 मिलियन टन, ये मिलियन टन में है, और ये था आपका 13.1, बहुत ज्यादा था ये। और रेपसीड और सरसों की बात करें तो ये था करीब 11-12, ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग। तो ये वाली चीजें हमने यहाँ पे देख ली। 23वीं की बात करें तो 21-22 में सेम अनुसार खाद्यान्न में निम्नलिखित में से, मतलब अब हमने खाद्यान्न टोटल ऊपर देखा था कितना रहा था, 316 रहा था ना, अभी बोल रहा है किसका रहा है सबसे ज्यादा। द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग क्रॉप हैज बीन हाईएस्ट इन द फूड ग्रेन्स एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स, व्हीट, राइस, बार्ले, सोरगुम, गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चावल सबसे ज्यादा था। देखो गेहूं से ज्यादा चावल है, याद रखना, गेहूं है करीब 111 और चावल कितना है 127 है, चावल सबसे ज्यादा है, चावल 127.9। और आपका बाकी के देख लीजिए आप, बस यही इंपॉर्टेंट है, जौ और ज्वार तो इतना याद रखना नहीं है आपको। 24 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार निम्नलिखित फसलों को उनके उत्पादन के आधार पर अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, ये लगाना है आपको। गन्ना, कपास, पटसन एवं मेस्टा, जूट एंड मेस्टा, और कपास, गन्ना, पटसन एवं मेस्टा, गन्ना, पटसन एवं मेस्टा, कपास, पटसन एवं मेस्टा, गन्ना, कपास, आपको अरेंज करना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, गन्ना, कपास, पटसन एवं मेस्टा। देखिए गन्ना रहा है 414, ये रिकॉर्ड रहा है गन्ने का 414। कपास कितना रहा है? ये रहा है 34 करीब, और जूट और मेस्टा की बात करें तो ये रहा है 9.5 मिलियन टन में ही बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए 25वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद शीर्ष 3 कृषि निर्यात उत्पादों में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द टॉप 3 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कमोडिटीज एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 21-22। नया आप इकोनॉमिक सर्वे आपको बहुत जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा, एकदम पापा वीडियो बनाई जाएगी उसकी बहुत बढ़िया, तो वो आपको देख के जाना है। बाकी अभी आप देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चीनी नहीं रहा है शामिल। टॉप 5 की बात करें तो मरीन प्रोडक्ट्स रहे हैं, समुद्री उत्पाद, और फिर आपके राइस रहे हैं बासमती के अलावा, ठीक है, और आपके स्पाइसेस रहे हैं, शुगर रहा है, और बफलो मीट रहा है।
ठीक है, तो मतलब टॉप 5 में शुगर नहीं है, टॉप 3 में शुगर 4th प्लेस पे है। पहला मरीन है, और फिर आपका चावल है, और तीसरा आपका मसाले हैं, चीनी आपका 4th पे है। तो टॉप 3 में चीनी नहीं है, टॉप 5 में चीनी है, ध्यान रखिएगा। टॉप 5 पूछेगा तो इसमें सब कुछ सही हो जाएगा, फिर वो ऑप्शन उस हिसाब से होंगे। 26वां, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। जनगणना नगर होने के लिए मानदंड क्या है? क्राइटेरिया सेंसस टाउन होने का, इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, मिनिमम पॉपुलेशन 5000। पुरुषों की मुख्य कामकाजी आबादी का कम से कम 75% गैर कृषि गतिविधियों में लगा हुआ हो, मतलब कि 75% जो मेन वर्किंग पॉपुलेशन है मेल्स की, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से अलावा कहीं पे काम कर रहे हों। उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। डेंसिटी जो होनी चाहिए 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इनमें से कोई नहीं, ये सभी क्राइटेरियाज बिल्कुल ठीक हैं कोई सेंसस टाउन किसी को डिक्लेयर करने के लिए। तो ये चीज आपको याद रखिएगा। 5000, 75% जो 75% आदमी है वो नॉन एग्रीकल्चर जगह पे, और पॉपुलेशन डेंसिटी 400। किस नगर को वैधानिक नगर होने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर अ सिटी टू बी स्टैट्यूटरी सिटी, उसको पास क्या होना चाहिए? नगर समिति, म्युनिसिपल कमेटी, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, नोटिफाइड टाउन एरिया। इनमें से क्या होना चाहिए बेसिकली, बताइए। तो इसमें से मतलब 4 में से एक होना चाहिए, मतलब कि किसी भी नगर को वैधानिक नगर होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो उसका मतलब इन चारों में से, जो हमने चारों देखे हैं ना, उनमें से कोई एक होना चाहिए उनके पास, तो उसको फिर डिक्लेयर कर सकते हैं स्टैट्यूटरी सिटी। ठीक है। 28, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सबसे उत्तरी भू आबद्ध राज्य है, लैंडलॉक समझते हैं ना, जो किसी वाटर बॉडी से नहीं लगा होता है, हरियाणा। सबसे दक्षिणी भू आबाद राज्य, सदर्न मोस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट, तेलंगाना। सबसे पूर्वी भू आबद्ध राज्य, ईस्टर्न मोस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट, छत्तीसगढ़। पश्चिमी सर्वाधिक भू आबद्ध राज्य, वेस्टर्न मोस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट, एमपी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? गलत विकल्प का चयन करना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ईस्टर्न मोस्ट जो लैंडलॉक्ड स्टेट है वो छत्तीसगढ़ नहीं है, वो झारखंड है, बाकी सब सही है। अब देखिए, इन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए एक मैप अपनी स्टडी टेबल के पास लगा लो, इंडिया का पॉलिटिकल मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिजिकल भी लगाओ, और पॉलिटिकल मैप बीच बीच में देखते रहा करो। तो ये सिर्फ इस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। 29, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। सबसे उत्तरी राज्य, नदरन मोस्ट स्टेट हिमाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणी राज्य, सदरन मोस्ट स्टेट तमिलनाडु। सबसे पूर्वी राज्य, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट मणिपुर। सबसे पश्चिमी राज्य, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट गुजरात। सेम उसी हिसाब से होंगे वे क्वेश्चन। तो सबसे पूर्वी राज्य मणिपुर थोड़ी है, कौन सा है सबसे पूर्वी राज्य? भाई जहां पे सबसे पहले सूरज उगता है, अरुणाचल। या आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश है। बाकी सब सही मैच्ड है। 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा जिला यूपी जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम एसटी आबादी वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स विद द मिनिमम एसटी पॉपुलेशन एज पर यूपी सेंसस 2011? बागपत, एटा, कन्नौज, बदायूं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, एटा। जो टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें सबसे कम पॉपुलेशन है एसटी की, वो है बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा। ठीक है, तो ये जो है ये शीर्ष 3 में नहीं आता है। चलिए 31, निम्नलिखित में से कौन सा जिला यूपी जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब? एसटी पॉपुलेशन सबसे कम है एज पर यूपी सेंसस 2011। प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखें तो वो है सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो ये सारे ही इंक्लूडेड हैं। 32, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का लिंग अनुपात अन्य 3 जिलों के समान नहीं था? द सेक्स रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट सिमिलर टू द अदर 3? औरैया, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा। तो 32 का हो जाएगा ए। देखिए औरैया का सेक्स रेशियो कितना था? 864, और बाकी इन तीनों का था 863। छांट छांट के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, जिन चीजों पे आप पढ़ते वक्त ध्यान नहीं देते हैं उनसे ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। पढ़ते सभी हैं, कौन किस तरीके से पढ़ना है ये डिसाइड करता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला है? ये यूपी के मैप से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी? सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया, शामली। बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? सी हो जाएगा आंसर।
सहारनपुर सबसे नॉर्थ वाला है, ठीक है। सोनभद्र कौन सा हो जाएगा? साउथ, सारी यही याद कर लो। सदर्न मोस्ट, समझ गए ना, साउथ का मतलब सदर्न मोस्ट। और बलिया क्या है? ईस्टर्न मोस्ट, सबसे पूर्वी। और शामली क्या है? ये वेस्टर्न मोस्ट है। ये हो गए आपके चारों तैयार, यहीं पे हो गया है तैयार, बाकी मैप भी पढ़ते रहना। 34, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इंपॉर्टेंट है ये वाले सवाल। आगरा, मथुरा, ललितपुर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? ललितपुर नहीं करता है। तो राजस्थान के साथ आगरा और मथुरा शेयर करते हैं बॉर्डर बस। और ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो किससे करता है? ये एमपी से करता है, ठीक है। ये हो गया 34। 35, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जरा इसका हेडक्वार्टर बताओ मुझे कहां पे है। कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स्ट द वर्ल्ड्स 10 एंडेंजर्ड रिवर्स? बताओ क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये तीनों ही हैं, मेकोंग, साल्वीन और सिंधु, इंडस, तीनों ही एशिया की नदियां हैं और तीनों ही एंडेंजर्ड नदियों की लिस्ट में आती हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सी हैं 10 नदियां? 3 तो ये रही, 7 और बताओ जरा, कौन सी 7 और है? कमेंट डाउन करो। 36, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। नुरेक बांध, नुरेक बांध तजाकिस्तान, आसवान डैम इन नाइजीरिया, ह्यूवर डैम यूनाइटेड स्टेट्स, करीबा डैम जाम्बिया। डैम्स और उनके मैच द फॉलोइंग बहुत आते हैं सवाल, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा बी। आसवान कहाँ है भाई? आसवान इजिप्ट में है, बहुत फेमस है, पढ़ते हैं ना हम जब डैम्स, तो ये लगभग सभी जगह दिया होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस ना गलत करके आना भैया। तो तजाकिस्तान और ये आपका हूवर यूएसए में है और करीबा जाम्बिया में, ये ठीक है, ये गलत है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं ये गलत है, ये इजिप्ट में है। चलिए समझ गए ना मतलब। 37, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट। नदी पूछा महाद्वीप, नील अफ्रीका, मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ओब ओब इर्टिश यूरोप और पराना दक्षिण अमेरिका। बताओ जरा, पराना साउथ अमेरिका। क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओब नदी कहां है भाई? कौन सा गलत पूछ रहा है ना, तो ओब नदी कहां हो जाएगी? नाइल अफ्रीका में है, मिसिसिपी कहां पे है? नॉर्थ अमेरिका में है, और ओब कहां पे है? ये एशिया में है। इर्टिश यूरोप नहीं हो जाएगा, ये एशिया हो जाएगा। कंट्री भी बताओ जरा मुझे इनकी, ये कौन कौन सी कंट्रीज से फ्लो करती हैं। और पराना साउथ अमेरिका, बताओ जरा कमेंट डाउन करके, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 38, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन, विश्व के सर्वोच्च जलप्रपात वाटरफॉल्स पूछ रहा है ये। एंजल वेनेजुला, टुगेला जिम्बाब्वे, रिबन कैलिफोर्निया और गेवार्नी फ्रांस। बताओ, ये हाईएस्ट फॉल्स हैं और आपको इनकी कंट्री बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गलत पूछ रहा है ये। अब आप देख लो, एंजल वेनेजुला, टुगेला कहां पे है? ये जिम्बाब्वे, ये साउथ अफ्रीका में है, और रिबन कहाँ है? कैलिफोर्निया में, और गवर्नी कहाँ है? फ्रांस में। तो ये हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए 39, कंडालेरू पुंडी, निम्नलिखित नहर है ये, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ती है? कंडालेरू पुंडी कनाल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, केरला तमिलनाडु, कर्नाटका केरला, तमिलनाडु केरला। क्या हो जाएगा आंसर? तो दे बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये जो जितने भी मेजर कैनाल्स हैं ना वो इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, इनको जोड़ता है ये। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अच्छा कुछ कमेंट करके बताइए जरा मुझे, कौन कौन सी जगहों को जोड़ते हैं, कौन कौन सी नदियों को, या फिर कौन कौन से जुड़ने वाले स्थान हैं। आप मुझे बताएंगे सबसे पहले पनामा नदी का और स्विज नदी का, स्विज कैनाल एंड पनामा कैनाल, ठीक है, इन 2 के आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए 40, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत विकल्प का चयन करें। सालंग दर्रा पासिस हैं यहाँ पे, सलांग पास अफगानिस्तान, बोलन पास पाकिस्तान, अल्बर्ग पास रशिया और ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास स्विट्जरलैंड। बताइए इसका आंसर हो जाएगा सी। अल्बर्ग जो पास है ये कहां पे लोकेटेड है? ये ऑस्ट्रिया में है, रूस में नहीं है, दिस इज इन ऑस्ट्रिया,
राजधानी क्या है ऑस्ट्रिया की? कमेंट डाउन करिए। सलांग अफगानिस्तान में है, बोलाना आपको पता है पाकिस्तान में है, ग्रेट सेंट बर्नार्ड स्विट्जरलैंड में है, बाकी सब सही है। 41 कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के कृष्णानगर शहर से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कृष्णानगर सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? ये शाजापुर से। छत्तीसगढ़ में निकलती है सोनहट से, झारखंड में निकलती है लोहारडक से और वेस्ट बंगाल में निकलती है ये कृष्णनगर से। ठीक है। अच्छा, किन किन जगहों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पास होता है इंडिया की? और उसका जरा मुझे कोई शॉर्ट ट्रिक भी बताइए, ज्ञान सर ने बताया हुआ है। कमेंट डाउन कीजिए, सब प्रिपेयर कीजिए यहीं पे, क्वेश्चंस बाद में नहीं होगा, यहीं होगा। 42 भारतीय मानक मध्याह्न रेखा द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बताइए। IST। इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। किस किस से गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और उसका सर ने वो ट्रिक भी बताया हुआ है, मौका बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ है? आप मुझे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताएंगे अब। तो क्या क्या हो गया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहीं पे प्रिपेयर कर लो इन सबको। झारखंड से नहीं होके गुजरती, ये वर्ड याद रखना। 43 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। ट्राइब्स पूछ रहा है और जगह पूछ रहा है। खरवार ट्राइब, खरवार जनजाति सोनभद्र, हल्बा जनजाति बस्तर, कोरबा जनजाति पलामू और खरवार जनजाति ये हो गया आपका हजारीबाग। 2 जगह हो सकती है ना एक ट्राइब, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, खरवार ट्राइब जो है वो सोनभद्र में नहीं है, वो मिर्जापुर में है। ठीक है। और खरवार जो है पलामू और हजारीबाग में मिलती है, और कोरबा पलामू में भी मिलती है, और हल्बा हमने देखा बस्तर में भी मिलती है। ठीक है। 44 देखिए, ये थोड़ी फेमस वाली हैं जो आपको प्रिपेयर कराई जाती हैं, ऐसे तो बहुत सारी हैं करने को प्रिपेयर। असम में बराक नदी के लखीमपुर भंगा खंड को 14 अगस्त 2013 को डैश राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। द लखीमपुर भंगा स्ट्रेच ऑफ द बराक रिवर इन असम हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द डैश नेशनल वाटरवे ऑन 14 अगस्त 2013। कौन सा है? सी हो जाएगा, छठा, नेशनल वाटरवे 6। लखीमपुर जो है, लखीमपुर भंगा स्ट्रेच। अच्छा, आप जरा ये तो देखिए, बहुत आसान चीजें हो गई। 6 वाटरवेज आपको बहुत आसानी से याद हो सकते हैं। तो आप जरा कमेंट करके बता दीजिए, और किस किस को लिंक करता है ये बता दीजिए। तो 6 हो गया ये। 45 डैश में स्थित गांधीनगर रेलवे स्टेशन 19 फरवरी 2018 को महिलाओं द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित होने वाला देश का पहला बड़ा रेलवे स्टेशन बन गया था। गांधीनगर रेलवे स्टेशन कहां पे है, जो कि कंट्रीज फर्स्ट मेजर रेलवे स्टेशन जो कि औरतें मैनेज कर रही हैं, फुल्ली मैनेज्ड बाय वुमेन? कौन सा है? जबलपुर, भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद। करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो 45 का सी हो जाएगा, जयपुर है जो पहला ऐसा मेजर स्टेशन बन गया जो कंप्लीटली लेडीज मैनेज कर रही हैं, विमेन मैनेज कर रही हैं। ठीक है। देखिए, थोड़ी आपको थोड़े से इनपुट्स डालने पड़ेंगे, खाली टेस्ट प्रिपेयर करने से कुछ नहीं होगा। टेस्ट को इंटरलिंक कीजिए अपनी पढ़ाई के साथ, 100% आपको तभी फायदा मिलेगा। 46 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अब देखिए, सब बेसिक मैपिंग के क्वेश्चंस हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन हम लोग गलत करके आते हैं। कौन सा है? देखिए, भूटान की क्या है, कैपिटल क्या है भूटान की, जरा कमेंट कीजिए। और किस किस से करता है? वेस्ट बंगाल से करता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक और, ये तो है ही, प्लस इसके अलावा असम। देखो, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा करा दिया, अब आप फटाफट सारे के सारे कमेंट कर दो भाई। अफगानिस्तान से कौन कौन सा कर रहा है, बांग्लादेश से कौन सा कर रहा है, जम्मू कश्मीर से कौन कौन सा कर रहा है, नेबरिंग स्टेट्स और उनसे कनेक्टेड राज्य तो देखो याद होने ही चाहिए, तो बेसिक है ज्योग्राफी का। 47 भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिका देश से नहीं गुजरती? द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन कंट्री? मैं आपको बता रही हूं प्रिपेयर करने के लिए, जो ज्ञान सर का वीडियो है, अगर आप सर्च करेंगे ज्योग्राफी की ट्रिक्स का वीडियो, उन्होंने प्रॉपर सब कुछ पूरी ट्रिक्स के साथ समझाया हुआ है, तो ये आपको उसी से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है। और बल्कि कमेंट डाउन भी कर दिए कीजिए ऐसी चीज जो औरों को भी, आलसी बच्चे हैं ना जो, उनको फायदा हो जाए। पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया या ब्राजील? क्या होगा आंसर? ए। अब पता है तुम्हें इक्वेटर करता कितनी कंट्रीज से पास है? 13 कंट्रीज से पास करता है। और साउथ अमेरिका की कौन कौन सी है? इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो पेरू से नहीं करता है, इन तीनों से करता है। टोटल 13 से करता है। ये सवाल 2 साल पहले आया है, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर वाले पेपर में।
एक ट्रिक याद कर लो और सारी चीजें उसी से बन जाएंगी आपकी। 48 25 दिसंबर 2018 को असम में डिब्रूगढ़ के पास बोगीबील में डैश पर देश के सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया। द कंट्रीज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज बोगीबील। वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले करंट अफेयर कभी पुराने नहीं होते, ये मत समझना, ये तो 2018 की न्यूज है तो हम पढ़ के नहीं जाएंगे। हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन सी नदी थी भाई, बता दो जल्दी। ब्रह्मपुत्र, ये तो याद होगा। ना सुबंसरी, ना बराक, ना कोपिली। 49 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। क्वेश्चंस आते हैं ऐसे पेपर में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कर दो जरा अरेंज फटाक से। ये रहा, ए हो जाएगा। 1 2 3 4 इनके ईयर्स प्लीज याद रख लेना, प्लीज, माई आर्डेंट रिक्वेस्ट। 1956 1956। स्टील अथॉरिटी 1973 और कोल इंडिया 2 साल बाद आएगी 1975 और आपकी गैस अथॉरिटी कब आएगी 1984। ये याद रखना प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अरेंज्ड है पहले से। तो अर्धशतक की तरफ बढ़ते हुए, किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा पाने के लिए डैश तक 2500 करोड़ से अधिक का वार्षिक लाभ अर्जित करना पड़ेगा टू गेट महारत्न स्टेटस। पता है ना, ये होती है महारत्न नवरत्न कंपनीज होती हैं। तो कितने साल तक, मतलब 10 साल तक, 5 साल तक, 3 साल तक, 2 साल तक, बताओ। तो 50 का क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, लगातार 3 सालों तक 2500 करोड़ तक का एनुअल प्रॉफिट। सोचो, मेंटेन करना पड़ेगा तब उसको दर्जा मिलेगा महारत्न होने का। देखा, बड़ी बड़ी चीजें ऐसी नहीं मिलती, अधिकारी ऐसे ही नहीं बनते, पढ़ना पड़ता है एकदम लग के। अब पेपर आ रहा है नजदीक, टेबल चेयर से नजदीकियां बना लो अपनी, सांप वाली टेबल चेयर पे पहुंच जाओगे। 51 डैश चंबल नदी की एकमात्र महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। डैश इज द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चंबल दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अरावली इन द वेस्ट। लूनी, माही, बनास या इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बनास। भाई बनास है ट्रिब्यूटरी चंबल की जो अरावली के कहां से निकलती है, वेस्ट से निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स। देखो, ये बहुत ऐसे कॉमन फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको, देखो हम टेस्ट पेपर डिजाइन करते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत आसान और ऐसे भी नहीं कि बहुत मुश्किल। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है। निम्नलिखित में से 52वां क्वेश्चन 52 निम्नलिखित 52वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से नीलगिरी हिल्स के रूप में जाना जाता है? मतलब वेस्टर्न घाट्स को नीलगिरी हिल्स कहां पे कहते हैं? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश। कौन सा, पहला और दूसरा? भाई ये तो थोड़ा सा बेसिक हो गया क्वेश्चन, ये तो आसान था। वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग नाम से जानते हैं ना हर जगह पे, क्या क्या नाम से जानते हैं भाई? नीलगिरी तो कहते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु में, और अन्नामलाई हिल्स कहां पे कहते हैं? केरला में क्या कहते हैं? अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स, इलायची पहाड़, ठीक है। और आपके सैद्री कहां पे कहते हैं इनको? सैद्री कहते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखना ये चीजें। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स कौन कौन से स्टेट्स में पड़ते हैं? वेस्टर्न भी और ईस्टर्न भी, ये जरा कमेंट डाउन कर दो। वेस्टर्न प्लस ईस्टर्न कौन कौन सी स्टेट्स में पड़ते हैं, ये बताओ जरा, बतानी है ये चीजें। 53 प्रायद्वीपीय पठार के बाहरी विस्तार से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द आउटर एक्सटेंट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के कुछ बाहर के एक्सटेंट्स है ना, उन्हीं के ये नाम पूछ रहा है, उनको बोल रहा है कि कौन सा गलत है, ये बताना है हमें। तो बताओ जरा। दिल्ली रिज नॉर्थ में, राजमहल हिल्स पूर्व ईस्ट में, गिर रेंज पश्चिम में, और इलायची हिल्स कार्डमम हिल्स साउथ में। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए। दिल्ली रिज जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, लेकिन ये पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन नहीं है। किसका है ये अरावली का एक्सटेंशन है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में ना होके। और राजमहल हिल्स किसका है? राजमहल हिल्स ईस्ट में है, गिर रेंज वेस्ट में है, और आपका कार्डमम हिल्स साउथ में है। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये आउटर एक्सटेंट है पेनिनसुलर प्लेटू का, मतलब आता ये भी उसी के अंदर है, लेकिन ये अरावली का है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। चलो 54 निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य को मोलासिस बेसिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को मोलासिस बेसिन कौन से को बोलते हैं? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। भाई ये तो आसान क्वेश्चन है। क्यों बोलते हैं मोलासिस बेसिन, ये पता है आप लोगों को?
ये जो होता है ये बेसिकली सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब जो हिंदी में बोलेंगे तो मृदुल असंगठित चट्टाने, छोटे छोटे होते हैं और वो अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मोलासिस बेसिन। 55 निम्नलिखित में से कौन सी नदी मणिपुर और मिजोरम में एक महत्वपूर्ण नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एन इंपॉर्टेंट रिवर इन मणिपुर एंड मिजोरम? कौन सी है? सेलुई रिवर, कर्नाफुली रिवर, नंबुल रिवर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं भाई, बराक नदी है ना वहां पे, अभी ऊपर भी बताया है। और जरा ये कमेंट करो कहां कहां है ये नदियां, तभी तो प्रिपेयर होगा तुम्हारा सब कुछ। करो। ज्योग्राफी इंटरलिंकिंग से बेस्ट तैयार होती है। 56 क्वेश्चन, मोनपा, अबोर और मिश्मी, वेरी इंपॉर्टेंट। अरुणाचल की ट्राइब्स हैं, अरेंज करो जरा इन्हें किस से किस तरफ निवास करती हैं ये। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व। मोनपा, अबोर, मिश्मी, नियसी, नागाज, ये और हैं। मोनपा, अबोर, मिश्मी, नियसी, नागाज, वेस्ट से ईस्ट चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे तो ये निवास करती हैं। 57 पूर्वी पहाड़ियों को डैश में लुशाई पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। द ईस्टर्न हिल्स आर नोन एज लुशाई हिल्स। कहां पे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहां पे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, साउथ में। ठीक है, अब ईस्टर्न हिल्स की बात करें तो इनके लोकल नाम्स हैं, जैसे कि पटकई बुम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स नॉर्थ में, और मिजो और लुशाई हिल्स साउथ में बोलते हैं इनको। पटकई, नागा, मणिपुर नॉर्थ, और मिजो और लुशाई कहां पे बोलते हैं? साउथ में, याद रखना। 58 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन रेंज को स्थानीय रूप से धौलाधर के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रेट हिमालयन रेंज इज लोकली नोन एज धौलाधर इन हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणी को स्थानीय रूप से नागतिभा, द शिवालिक रेंज इज नोन एज नागतिभा इन उत्तराखंड। बताओ कौन सा गलत है इसमें से? तो 58 का क्या हो जाएगा? ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत हैं। लेसर हिमालयस को क्या बोलते हैं? धौलाधर। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट को नहीं, लेसर हिमालयस को। ठीक है, लघु हिमालय जो होता है। और लेसर हिमालयस को लोकली क्या बोलते हैं? शिवालिक को नहीं, लेसर हिमालयस को बोलते हैं उत्तराखंड में नागतिभा। याद रहेगा? चलो 59 दुआर स्थलाकृतियों का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। डुआर टोपोग्राफीज किस लिए होता है? चाय के बागान लगाने के लिए, धान की खेती करने के लिए, आम के लिए, या फिर केसर के पेड़ के लिए? तो बता सकते हैं आप कहां पे होता है ये? चाय के बागान के लिए होता है दार्जिलिंग में और सिक्किम हिमालयाज में। ठीक है, ये हिमालय का कौन सा एक्सटेंशन है? ईस्टर्न वाला। 60 बुग्याल शब्द से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बुग्याल? एक प्रकार का घास का मैदान, ग्रासलैंड, एक प्रकार का कवक, फंजाई, एक प्रकार की प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ, एक प्रकार की उच्च उपज देने वाली मिट्टी, अ टाइप ऑफ हाई यील्डिंग सॉइल। तो आसान क्वेश्चन हो गया भाई। ग्रासलैंड्स हैं ये कौन से ग्रासलैंड्स हैं ये? ग्रीष्मकालीन, समर ग्रासलैंड्स, बुग्याल्स। ठीक है, तो कितने देख लिए? काफी, मतलब समर ग्रासलैंड्स इन हायर रीचेस, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होते हैं ये। तो हमने यहां पे हमारे 60 क्वेश्चंस हो गए खत्म। 61st क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जस्कर श्रेणी में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन द जस्कर रेंज? जोजिला, बानीहाल, फोटुला, खारडुंगला। देखिए पासेस वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 10 बार समझाया गया आपको चैनल पे। सारे पासेस अपना मैप बना के रखिए और उसको रिवाइज करते रहिए। ये मत समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आपका पेपर में हो जाएगा। देखिए इस चीज की बिल्कुल गारंटी नहीं है। ये वाली चीजें लगातार रिविजन वाली चीजें हैं। तो 61st का क्या आंसर हो जाएगा? फोटुला। अब आप देख लीजिए, जोजिला पास जो है ग्रेट हिमालयज में आता है, और बानेहाल पास कहां आता है? पीर पंचाल रेंज में। फोटुला पास आता है जस्कर में, और खारडुंगला पास कहां पे आता है? ये आता है लद्दाख श्रेणी में। ठीक है, जोजिला कहां पे आता है? कहां बताया अभी मैंने आपको? ग्रेट हिमालयज में। कौन से होते हैं ग्रेट हिमालयज? महान हिमालयज। चलिए, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ने का जो फायदा है ना, वो ये है कि हिंदी और इंग्लिश, कई बार ऐसा होता है पेपर में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, तो अगर उन्होंने प्रैक्टिस की होगी हिंदी में पढ़ने की तो उनको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। और सेम गोज विद हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश अलग अलग वाला बिल्कुल मत बोलिएगा बात, जो भी है आपको बाइलिंगुअली बताया जा रहा है बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बस आप। 62 निम्नलिखित में से खारे पानी की झीलों को चुनिए। चूज द सॉल्ट वाटर लेक्स। डल लेक, वूलर, पेंगोंगसो, सोमरीरी लेक। कौन सी है इनमें से सॉल्ट वाटर? बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड और फोर्थ। तो जो फ्रेश वाटर लेक्स कौन कौन से हैं? डल लेक है और वूलर है। कहां पे हैं अब ये तो बताना पड़ेगा आपको। और ये दोनों हैं, ये तो हैं फ्रेश और ये हैं सॉल्टी। अब आप मुझे इनकी जरा फटाफट से स्टेट्स लिख के बताइए, डल लेक का, वूलर का, पैंगसॉन्से का और सोमरीरी का। 63, इरावदी नदी का संबंध हमारे निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से हो सकता है? द रिवर इरावदी कैन बी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ आर नेबरिंग कंट्रीज? अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार। आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। रिवर जो है ईस्टर्न पार्ट में, मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियों में चिंदविंक नदी जो है उसकी ये ट्रिब्यूटरी है इरावदी। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? चिंदविन, इसकी ट्रिब्यूटरी है इरावदी जो कि म्यांमार से होके गुजरती है। और ये कहां से है चिंदविन? कहां से बताया मैंने आपको? ये मणिपुर से। ठीक है, तो ये दोनों बातें यहां पे आपको ध्यान रखनी है। 64, प्रत्येक वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली किस राज्य में पुन्नमदय कयाल में आयोजित की जाती है? एवरी ईयर द फेमस नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली इज हेल्ड इन पुन्नमदय कयाल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये एक मूवी है टाइगर श्रॉफ की, उसमें भी दिखाई गई है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, किसमें होती है ये ऑर्गेनाइज? केरला में भाई, बहुत फेमस है ये। 65, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत चोटी दी गई पर्वत चोटियों में सबसे ऊंची है? मतलब जो माउंटेन पीक्स अंडमान में लोकेटेड हैं इनमें से सबसे ऊंची कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अमंग द गिवन माउंटेन पीक? सैडल पीक, माउंट डियाब्लो, माउंट कोयोब, माउंट थुलियर। बताइए, थुइलर जैसे भी आप बोले, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, सैडल पीक है सबसे ऊंची। कितनी ऊंचाई है सैडल पीक की? और सैडल पीक है कहां पे? नॉर्थ अंडमान में। माउंट डी, और इसके साथ साथ हाइट भी देख लेते हैं, 738। बस सबसे ऊंची देख लीजिए कौन सी है। माउंट डियोब्लो कहां पे है? मिडिल अंडमान में। माउंट कोयोब कहां पे है? साउथ अंडमान में। और माउंट थुइलर कहां पे है? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ये 738 है, ये आपका 515 है, मीटर में बता रही हूं मैं आपको, 460 मीटर है ये कोयोब, और ये आपका 642 मीटर है। तो सबसे बड़ी, सबसे ऊंची कौन सी हो गई? सैडल पीक, नॉर्थ अंडमान। ठीक है। 66, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बार बार अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोटोरियस फॉर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग इट्स कोर्स? लूनी, रावी, ब्यास या इनमें से कोई नहीं? कौन सी है भाई? इनमें से कोई नहीं, कोसी नदी है, कोसी नदी। बिहार में स्थित कोसी नदी, इसको क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 67, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद शब्द से संबंधित नहीं है? नॉट एसोसिएटेड विद पंचनाद? सतलज, चिनाब, शारदा, रवि। तो भैया आसान क्वेश्चन है, तो एकदम से बताओ, एकदम से। शारदा, पंचनद से कौन कौन सी है? सतलज, ब्यास, रवि, चिनाब और झेलम। 68, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से निकलती है और एक महाखड्ड से उत्तर की ओर बहती हुई डैश तक पहुंचती है, जहां पर इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया। द चंबल रिवर ओरिजिनेट्स नियर मऊ, मलवा प्लेटू। इसके सब बातें याद रखना जो जो बताई जा रही हैं। फिर नॉर्थ की तरफ चलती है लार्ज गॉर्ज के थ्रू, जहां पे गांधी सागर डैम बनाया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजस्थान में बनाया ना गांधी सागर डैम। महू से निकलती हुई नॉर्थ जाती है और फिर कहां पहुंचती है? कोटा। ठीक है। 69, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर तक बहती है? मतलब इतना बहती है फिर पाकिस्तान में जाके फ्लो करती है, गिरती है, मतलब जाने से पहले। कौन सी नदी है? तो ये जो नदी है ये है ए, चंद्रभाग नदी। अब देखिए, चिनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। चेनाब है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी किसकी? इंडस की। चेनाब बनी है दो से, चंद्र और भाग। ठीक है, और जो कि टंडी केलोंग के पास ज्वाइन करती है, यहां से इसका नाम हो जाता है चंद्रभाग, टंडी के पास आने के बाद। और फिर ये 1180 किलोमीटर बहती है, फिर जाती है पाकिस्तान में। क्लियर हो गई बात? चंद्रभाग। 70, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। रिवर यमुना इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। सतलज नदी लॉन्गचेन खंबाब के नाम से भी जानी जाती है। रिवर सतलज को हम लॉन्गचेन खंबाब के भी नाम से जानते हैं। हमें बताना है इसमें से कौन सा गलत है। ये दोनों ही सही है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए,
पहली चीज तो ये कि यमुना जो है वेस्टर्न मोस्ट है और लॉन्गेस्ट है। और रिवर सतलज कहां से ओरिजिनेट करती है? रिवर सतलज राकसताल, कहां? मानसरोवर से। वहीं पे इसको तिब्बत में राकसताल जहां से ओरिजिनेट करती है, मानसरोवर तिब्बत में, उसी वहां पे इसको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 71, भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई निम्नलिखित में से कौन सी नदी वहां पर चाइक के नाम से जानी जाती है या फिर चौक के नाम से जानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर? सरयू, रामगंगा, दामोदर या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल ठीक, सरयू। ये तो पहचान लिया होगा आप में से लोगों ने। तो सरयू नदी जो है ये जानी जाती है। ये कहां से निकलती है? ये सरयू नदी निकलती है मिलाम ग्लेशियर से। ठीक है, मिलाम हिमनद से, मिलाम ग्लेशियर या मिलाम हिमनद से नेपाल हिमालयस में, जहां पे इसको कहा जाता है गोरी गंगा। सेकंड फैक्ट। और नेपाल बॉर्डर के पास बहती है, जहां पे इसको काली भी बोलते हैं, काली या फिर चौक। फिर ये किस में मिलती है? चलो ये तो बता दोगे, कमेंट करके नहीं बता पाओगे। वहां इसको काली कहते हैं, फिर ये जाके मिलती किस में है? घाघरा में। ये सारी बातें इसके बारे में याद रखना। 72, गोदावरी नदी के जलग्रहण क्षेत्र का 49% निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है? 49% कैचमेंट एरिया जो है गोदावरी का किस स्टेट के पास है? किस स्टेट के पास है बताओ भाई? महाराष्ट्र के पास है। गोदावरी पेनिनसुलर सिस्टम जो है, पेनिनसुलर सिस्टम तो समझते हो ना, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है उसकी सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी, मतलब नदी तंत्र है, सबसे बड़ा है इसका। और ये जो है ये दक्षिण गंगा भी इसको बोलते हैं, गोदावरी को बोलते हैं ना दक्षिण गंगा। और ये कहां से ओरिजिनेट होती है? नासिक से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र में। और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो 49% इसका महाराष्ट्र में कैचमेंट एरिया, 20% एमपी, छत्तीसगढ़, और बाकी का इसका आंध्र प्रदेश में है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, आप गोदावरी की कुछ जरा वो लिख दो, ट्रिब्यूटरीज के नाम। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज के नाम फटाफट मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कुछ। तो ये आपका, ये से काट दीजिए, रिपीट हो गया। 73, पश्चिम की ओर बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे छोटा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर हैज द शॉर्टेस्ट कैचमेंट एरिया? साबरमती, माही, श्रावती या फिर भारतपुंजा? शरावती का सबसे छोटा है। देखो, साबरमती का तो अच्छा खासा है जल क्षेत्र, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो साबरमती का है 21,674। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना, इनमें से सबसे छोटा शरावती का है 2029 स्क्वायर किलोमीटर करीब, बस। बाकी फिगर विगर नहीं याद रखने हैं। 74, मेघालय की डैश पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मौसरनम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। कहां पे होती है, मतलब किस हिल्स पे ये लोकेटेड है? चेरापूंजी और मौसरम। खासी हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कितनी रेनफॉल होती है यहाँ पे, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ बोलते हैं इसको। 75, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री होता है, ऐसा क्यों है? आगरा, वेरी नाइस क्वेश्चन। आगरा एंड दार्जिलिंग लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, पर जनवरी में द टेम्परेचर ऑफ आगरा इज 16 एंड दार्जिलिंग इज 4। वाई? ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान घटता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान स्थिर रहता है, इट इज कांस्टेंट, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी। जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। अब आप देखिए एक बात, बहुत जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे माउंटेनियस रीजन्स में बहुत ही पतली होती है हवा, तो ज्यादा ठंडे होते हैं वो प्लेन से। तो आगरा और दार्जिलिंग है तो सेम डिग्री पे लोकेटेड, लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र में आ गया ना, तो इसलिए ये वाला रीजन है, इसलिए वहां का टेम्परेचर कम होता है। 76, आम्र वर्षा पूर्व मानसून बौछारें हैं जो डैश और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। मैंगो शावर्स प्री मानसून शावर्स हैं, कहां पे हैं ये? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये केरला में है, तो बड़ा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो पता ही है आपको, सारे ही बेसिकली एनसीईआरटी का टेस्ट है तो एनसीईआरटी के ही हैं क्वेश्चंस, लेकिन बहुत बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं ये। मैंगो शावर्स क्या होते हैं? ये लोकली इनको मैंगो शावर्स बोला जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये आम की फसल को पकने में हेल्प करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, और स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा या फिर मैंगो शावर्स। ऐसे ही आगे आपका काल बैसाखी,
नॉर्वेस्टर्स। किसके लिए अच्छे नहीं होते ये? चाय, जूट, चावल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत ही बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली बहुत ही भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। दे आर डिस्ट्रक्टिव एंड रेन बेयरिंग विंड्स। और ये जो है टी, जूट और इन सबके लिए बहुत अच्छी होती हैं। असम में इनको क्या कहा जाता है? बारदौली चीरहा, सुना होगा आपने, बारदौली चीरहा, याद रखिएगा ये चीज। 78, भारतीय कैलेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु माघ फाल्गुन महीनों के दौरान आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन अकर्स ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ माघ फाल्गुन एज पर इंडियन कैलेंडर? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा या फिर शिशिर? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशिर। देखिए, सीजन्स की बात करें तो जो वसंत है ये कौन सा है? ये चैत्र वैशाख है। ये ग्रीष्म कौन सा है? ज्येष्ठ और आषाढ़। वर्षा कौन सा है? श्रावण और भादो या फिर भद्र बोलते हैं जिसको। शिशिर होता है माघ और फाल्गुन। ठीक है। 79, निम्नलिखित में से कौन सा कोड कोपेन की योजना के अनुसार उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार का क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट्स द ट्रॉपिकल सवाना रीजन एज पर द कोपेन स्कीम? ये क्वेश्चन आ सकता है और बहुत गंदा क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत गंदा लगता है। 79 का क्या आंसर हो जाएगा? AW। आपने पढ़ा होगा कोपेन का क्लासिफिकेशन है, उसमें कुछ कोड्स यूज किए गए हैं। AW ट्रॉपिकल सवाना को बताता है। BSHW ये क्या होता है? ये होता है सेमी एरिड स्टेपी, अर्ध शुष्क स्टेपी। BWHW होता है हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थल। और CWG क्या होता है? मॉनसून विद ड्राई विंटर, शुष्क शीत ऋतु वाला मॉनसून प्रकार। तो भाई ये थोड़ा सा देख के जाना, कैसे भी याद कर लो इसको, एक आध तो याद कर ही लो जो एलिमिनेट हो जाए। 80, काली मिट्टी में डैश की कमी होती है। ब्लैक सॉइल्स हैव अ लैक ऑफ नींबू, दैट इज लाइम, मैग्नीशिया, एल्यूमिनिया, नाइट्रोजन। किस चीज की कमी होती है ब्लैक सॉइल में? नाइट्रोजन की। ये लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम में रिच होती है। पोटाश भी होता है इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। ब्लैक सॉइल्स वेरी गुड फॉर कॉटन। 81, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन डैश से अधिक वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पूछ रहा है यार। फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड रीजन्स, जहां पे कितनी होती है रेनफॉल? कहां पे मिलते हैं ये वाले? जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है रेनफॉल। और टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? एनुअल टेम्परेचर मोर देन 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे स्पीशीज ऑफ ट्रीज कौन सी मिलती हैं? हार्डवुड ट्रीज मिलती हैं यहाँ पे, रोजवुड, महोगनी, एबनी। ठीक है, चलिए। 82, एक प्रकार का वन जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट जहां पे 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। कौन सा है? तो ये कौन सा है? आर्द्र पर्णपाती वन, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस में कितनी होती है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में होती है 70 से 200। और आर्द्र पर्णपाती में कौन सी होती है? 100 से 200, अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है। और शुष्क पर्णपाती दैट इज ड्राई डेसिडुअस में होती है 70 से 100। हैं ये डेसिडुअस के ही टाइप, पर्णपाती वन के ही टाइप हैं ये। ठीक है। कौन से होते हैं पर्णपाती वन, ये बताओ जरा। और इनमें से मॉनसून फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? ये दो सवाल बताओ मुझे, क्या होगा इसका आंसर। 83, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पर्वतीय वनों में 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री आर फाउंड इन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2225 टू 3048 मीटर्स इन माउंटेन फॉरेस्ट्स? ठीक है। ब्लू पाइन, सिल्वर फर, जुनिपर या रोडोडेंड्रॉन, कौन सा पाया जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्लू पाइन। देखो, अब एक बात समझना, माउंटेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट होते हैं ये, जो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं। और ब्लू पाइन और स्प्रूस जो होते हैं 1000 से 2000 में कौन से मिलते हैं? वेट टेम्परेट। ब्लू पाइन और स्प्रूस मिलते हैं ये 2500 से 3000 तक। और सिल्वर फर, ये जुनिपर, रोडोडी, ये और ऊंचाई पे मिलते हैं, ये मिलते हैं 3000 से 4000 तक। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आसान है वैसे ये मीटर तक। आंसर इसका हो जाएगा ब्लू पाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो देख लो लिस्टिंग वाला, वहां भी बताया मैंने ये। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। प्रोजेक्ट टाइगर, हाथी परियोजना, राइनो, प्रोजेक्ट रेड पांडा, सब समझाया है अच्छे से। बताओ क्या होगा इसका आंसर? ए हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। ये सब याद रखो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रटा होना चाहिए ये आप लोगों को। 1973 हो गया ये,
प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 हो गया, राइनो 1987 हो गया, और ये आपका कब हो गया, रेड पांडा 1996। ये सब बताया है मैंने। वीडियोस बनाई जा रही हैं, वीडियो देखिए, लगातार फॉलो करते रहिए, पढ़ाई में ही वक्त दीजिए अपना। और ये तो बहुत आसान तरीका होता है सुन के पढ़ने का, सबसे आसान, बोर भी नहीं होता इंसान। हंगुल जो मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ये भी बताया हुआ सवाल है। हंगुल इज मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, हेमिस, डचिंगम, किश्तवाड़ या नन ऑफ दीज, बताओ भाई। डचिंगम में बताया था, नहीं बताया था लिस्टिंग वीडियो में? अब आप देख लो जरा, प्रोजेक्ट हंगुल कब स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट भी करवाया था ये 1960। कश्मीरी स्टैग को हंगुल कहते हैं, स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का, ये भी बताया था, और डचिंगम नेशनल पार्क में मिलता है, ये भी बताया था, सारी बातें बताई हैं। 86 पंचमढ़ी जैव मंडल निचय, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व डज नॉट कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के किस राज्य में नहीं आता, किस जिले में नहीं आता, सॉरी, बैतूल, होशंगाबाद, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, इनमें से किसमें नहीं आता है? टीकमगढ़ में नहीं आता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? बायोस्फीयर, सारे बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा चुकी हूं मैं। अब जब कोई वीडियो नहीं देखेगा तो वो सब सवाल गलत करेगा। मध्य प्रदेश में बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में आता है, टीकमगढ़ में नहीं आता है। इसमें आता है, इसमें आता है और इसमें आता है, बताया हुआ सवाल है। 87 लेटराइट मिट्टी में डैश की अधिकता होती है, लेटराइट सॉइल्स आर रिच इन व्हाट, जल्दी बता दो भाई। 87 का क्या हो जाएगा आंसर? लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लेटराइट सॉइल्स में होता है ये। और क्या क्या नहीं होता इसमें? ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, और फास्फोरस नहीं होता, और कैल्शियम भी नहीं होता, और ये होता है। 88 मरुस्थलीय बायोम, डेजर्ट बायोम की बात हो रही है, कि निम्न में से किस उप प्रकार में 25 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है? रिसीव्स मोर देन 50 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, हॉट एंड ड्राई, गर्म व उष्ण मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, तटीय मरुस्थल, या इनमें से कोई नहीं, बताओ। इनमें से कोई नहीं। देखो, मरुस्थलीय बायोम की अगर हम बात करें तो हॉटर डेजर्ट जो होता है वो 20 डिग्री से 45 डिग्री तक रहता है, ठीक है। बात करें अर्धशुष्क की तो वो 21 डिग्री से 38 डिग्री रहता है। मतलब ये सभी इतने गर्म होते हैं कि इनको लेस देन 50 मिलीमीटर रेनफॉल मिलती है। 50 मिलीमीटर से ज्यादा यहां पे कहीं भी नहीं होती रेनफॉल। ये है बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट। 89 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना का प्रावधान नहीं करता है? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 डज नॉट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सेंट्रल जू अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, या इनमें से कोई नहीं? ये भी बताए हुए हैं सवाल। इनमें से कोई नहीं। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी तीनों को ही स्टैब्लिश करता है। इसके अंदर इसका प्रावधान दिया हुआ है, याद रखना। ये एक अम्ब्रेला एक्ट है। 90 समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में निम्न में से किस लवण का प्रतिशत सबसे कम होता है? ग्राम में पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज द लोएस्ट परसेंटेज इन द पर किलोग्राम ऑफ सी वाटर इन ग्राम? सोडियम, सल्फेट एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम, बताओ। कैल्शियम होता है सबसे कम। देखो सबसे ज्यादा तो कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं होता, क्लोरीन होता है सबसे ज्यादा, फिर होता है आपका सोडियम, फिर होता है आपका सल्फेट, फिर होता है आपका मैग्नीशियम, फिर होता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम तो 0.4% होता है, लेस देन 1%। और सबसे ज्यादा ये क्लोरीन होता है, कितना होता है? 18% करीब होता है, 18.9। तो ये चीज याद रखना। 91 अल अजीजिया लिबिया, जहां अब तक का उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, कोपेन की योजना के अनुसार किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? एल अजीजिया लिबिया विद द हाईएस्ट टेम्परेचर हैड रिकॉर्डेड एवर वाज 58 डिग्री सेंटीग्रेड कम्स अंडर व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट एज पर द कोपेन स्कीम? उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु, सब ट्रॉपिकल स्टेपी एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट्स, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, सब ट्रॉपिकल स्टेपी और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इसमें आता है ये। और ये 13 सितंबर 1992 में रिकॉर्ड किया गया था। सोचो इतना टेम्परेचर।
92, एक प्रकार के मेघ जो पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख की तरह दिखाई देते हैं और हमेशा सफेद रंग के होते हैं। टाइप ऑफ क्लाउड्स विच आर थिन एंड डिटैच्ड क्लाउड्स, फेदरी अपीयरेंस, क्या उनका नाम? कपासी मेघ, क्यूमुलस क्लाउड्स, तरी मेघ, स्ट्रैटस क्लाउड्स, वर्षा मेघ, निम्बस क्लाउड्स। इनमें से कोई नहीं। कौन से होते हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर है इसका? सिरस क्लाउड्स, पक्षाभ मेघ। ठीक है, सिरस पक्षाभ मेघ। ये 8000 से 12000 मीटर पे मिलते हैं, पतले पतले होते हैं, डिटैच होते हैं और हमेशा व्हाइट होते हैं। अच्छा, एक एक लाइन इन क्लाउड्स के बारे में आप मुझे लिख के बताएंगे, इन 3 के बारे में। चौथा सिरस, जिसके बारे में बताया हुआ है। 93, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी गैस सबसे कम मात्रा में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन लीस्ट क्वांटिटी? कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम या फिर क्रिप्टन? कौन सी पाई जाती है? हीलियम। देखिए, परमानेंट गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 है, नियॉन 0.02 है, हीलियम 0.005 है और क्रिप्टन 0.001 है। बस आप हीलियम याद रखो, परसेंटेज वगैरह ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। 94, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैल कार्बनिक रूप से नहीं बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक इज नॉट फॉर्म्ड ऑर्गेनिकली? पोटैश, जेसराइट, चौक या चूना पत्थर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पोटैश। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है अवसादी शैलों का वर्गीकरण, तो एक तो है मैकेनिकली, यंत्र के रूप से, वो क्या है? वो है सैंडस्टोन, बालू का शाम। और अगर आप बात करें ऑर्गेनिकली फॉर्म, तो वो है गेसराइट, चौक और लाइमस्टोन। और केमिकली में है हेलाइट और पोटैश, पोटैश प्लस हेलाइट। तो ये केमिकली बनते हैं, ये कार्बनिक रूप से ऑर्गेनिकली नहीं बनते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। 95 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की परपटी की संरचना में सबसे कम भागीदार है वजन के अनुसार? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द लीस्ट इन्वॉल्व इन द कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। ये तो मैं आपको बता चुकी हूं ऊपर। डी 95 का क्या हो जाएगा? लोहा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है और फिर लोहा है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा है। 96, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण में वृद्धि के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष 3 राज्यों में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा या फिर कर्नाटका? डी। अगर आप बात करें टॉप 5 स्टेट्स की जिनमें इंक्रीज पाया गया है, तो वो कौन कौन से हैं? वो है आंध्र प्रदेश, फिर है आपका तेलंगाना, फिर है आपका उड़ीसा और चौथे नंबर पे है आपका कर्नाटका और फिर है आपका झारखंड। तो टॉप 3 में नहीं है ये। ठीक है। 97, 2019 के आकलन की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर वन आवरण में डैश की वृद्धि हुई है। सेम इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से पूछ रहा है, इंक्रीज पूछ रहा है फॉरेस्ट कवर का नेशनल लेवल पे पुराने असेसमेंट से रिलेटेड कंपेयर करके 2019 के मुकाबले कितना हुआ है, बस आपको फिगर याद रखना है। तो 97 का ए 1540 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है, बस ये याद रखो। 98, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक कार्बन स्टॉक वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट विद द हाईएस्ट कार्बन स्टॉक एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021? अरुणाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। पहला कौन सा है? टॉप 3 देख लो जरा, टॉप 3 कार्बन स्टॉक वाले स्टेट्स ऐसे याद करो डायरेक्ट। अरुणाचल प्रदेश, फिर है आपका मध्य प्रदेश और फिर है छत्तीसगढ़। तो ये 1 2 रैंक है, ये 3। चलो 99, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में देश का लगभग 42% मैंग्रोव कवर है? Which of the following district of the state of West Bengal has about 42% mangrove cover of the country as per India State of Forest Report 2021? साउथ परगना, नॉर्थ परगना, कालिम्पोंग या कूच बिहार? कहां पे है? तो सिर्फ ए यहीं पे है, देखिए मैक्सिमम, वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ 24 परगना। ठीक है, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट मैच, लेटेस्ट मिनरल डेटा 2022 का और फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सीसा, लेड राजस्थान, अब्रक माइका गुजरात, चांदी राजस्थान
सिल्वर। टिन छत्तीसगढ़। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, फर्स्ट की बात करें तो लेड में राजस्थान है, अभ्रक में आंध्र प्रदेश है, ना कि गुजरात। चांदी में राजस्थान है और टिन में है छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से हमने हमारे 100 क्वेश्चंस देख लिए हैं। उम्मीद करती हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपने होल हार्टेडली इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करके करिए पढ़ाई, बर्डन मत मानिए अपने ऊपर। आराम से पेपर क्लियर होगा, हर साल होता है बच्चों का पेपर क्लियर। और हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।